टॉपिक है एचएमपी शंट। इसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। इसके और भी नाम है जैसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की अगर जो है वो ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में जाके ऑक्सीडेशन नहीं होती तो वो एचएमपी शंट में आके ग्लूकोज अपनी ऑक्सीडेशन करवा सकता है। इसकी लोकेशन है साइटोसोल, यानी ये साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ लिवर सेल्स, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल ग्लैंड, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टीज एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में। एचएमपी शंट के जो है वो दो फेजेस होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज जिसके अंदर एनएडीपी प्रोड्यूस होता है, एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है, और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कार्बन वाले कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे 4 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले और 5 कार्बन वाले। सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज देख लेते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 6 कार्बन वाले 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। इसकी कन्वर्जन में जो एंजाइम है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और ये होता है एमजी की मौजूदगी में। NADPH जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NADPH बना देता है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो कि 6 कार्बन वाला है वो कन्वर्ट होगा 6 कार्बन वाले 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी और एंजाइम है ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेस। 6 कार्बन वाला जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट देन कन्वर्ट होगा 5 कार्बन वाले कंपाउंड में राइबोलोस 5 फॉस्फेट में। इसका एंजाइम है ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, और जो है वो MgI की मौजूदगी में ये होता है स्टेप, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है। 6 कार्बन वाला जब 5 कार्बन में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर निकल जाता है, और जो है वो NADPH भी प्रोड्यूस होता है इस स्टेप में। यानी जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है उसके अंदर जो है वो 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं और एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है, जबकि एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। इसमें ये होता है कि 5 कार्बन वाला राइबोलोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 प्रोडक्ट्स में। अगर जो है वो राइबोलोस 5 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा राइबोलोस 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोस 5 फॉस्फेट में जो कि 5 कार्बन वाला है। और अगर 5 कार्बन वाले राइबोलोस 5 फॉस्फेट के ऊपर एपिमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो कर देगा उसको राइबोलोस 5 फॉस्फेट को ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट फिर ये होगा कि ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन वाला है और राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन वाला है, ये दोनों 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके ये टूट जाएंगे 7 कार्बन और 3 कार्बन वाले कंपाउंड में। इसका जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रांसकीटोलेस, और इस एंजाइम का कोएंजाइम है TPP यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट जो कि इसको रेगुलेट करेगा। 7 कार्बन वाला सीडोहेप्टुलोज जो कंपाउंड होता है वो कंबाइन करेगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, और ये 7 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेंगे और दोबारा टूट जाएंगे 4 कार्बन वाले एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में और 6 कार्बन वाले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इस तरह ये 10 कार्बन वाला टूटेगा 4 और 6 में। नेक्स्ट पे ये होगा कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके टूट जाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जो कि 6 कार्बन वाला है, और 3 कार्बन वाले ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। नेक्स्ट फिर ये होगा कि ग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो एक इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करके ये बना देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। हमारे पास जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ये वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये तीनों जो है वो कंबाइन करके ये तीनों जो है वो दोबारा फिर जो है वो HMP शंट में चले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कम्प्लीटली यूटिलाइज होकर एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 2 NADPH बनाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज़ करेगा। जबकि ये जो HMP शंट है ये स्टार्ट होता है 6 मॉलिक्यूल से, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आएंगे तो फिर ये स्टार्ट होगा, और देन जो है वो 6 ही मॉलिक्यूल इसके बनते जाएंगे। यहाँ ये 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह टूटेंगे और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे राइबोस 5 फॉस्फेट के, जबकि 4 मॉलिक्यूल बनेंगे
ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के 4 + 2 6, यानी ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट के 4 और 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये 2 ज़ाइलोलोज मॉलिक्यूल्स, 2 राइबोलोज 5-फॉस्फेट, ये दोनों जो हैं वो 2-2 कंपाउंड्स मिलके आगे भी 2-2 कंपाउंड्स ही बनाएंगे। और जो ये ज़ाइलोलोज के यहाँ पे 4 बने थे, 2 और 2 मिलके तो ये बना देंगे, जबकि ये जो दूसरा 2 है ये और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये दोनों 2-2 मिलके जो है वो आगे 2 फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाएंगे। अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जबकि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन वाला है। तो 2 ग्लाइसरल्डिहाइड मिलके 1 फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनाएंगे। अब अगर हम देखें तो 2 फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, 1 फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट 3 हो गए, और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ये वाले 2 1 3 और 4 5, ये 5 फ्रुक्टोज जो हैं वो मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यानी कि 6 जो है हमारे पास शुरू होंगे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स शुरू होंगे और 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी जो है वो रेगुलेशन को देखें तो एक यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि इसको रेगुलेट करता है, और दूसरा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है जो कि इस मैकेनिज़्म को पूरा रेगुलेट करता है। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। अगर हम इक्वेशन देखें तो एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके और 2 NADP को यूटिलाइज़ करके कन्वर्ट होगा 2 NADPH में, 2 हाइड्रोजन आइंस और 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और जबकि ये स्टार्ट होते हैं 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल से, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के जो है 6 मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होके हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 12 NADPH प्रोड्यूस होंगे और 5 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारे पास वापस रीजनरेट हो जाएंगे। यानी 6 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल्स वापस रीजनरेट हो गए, एक जो है वो यूटिलाइज हो गया। रेगुलेशन की बात करें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो NADP डिपेंडेंट है, यानी उसको NADP की ज़रूरत होती है। और अगर जो है वो हमारे पास NADPH ऑलरेडी मौजूद है, ये जो HMP शंट है इसका काम ही ये है कि ये NADPH को प्रोड्यूस करता है। अगर ऑलरेडी NADPH मौजूद हैं तो फिर क्या होगा कि NADPH कंपैटिटिवली इनहिबिट कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। ट्रांसकीटोलेज भी एक एंजाइम है जो कि डिपेंडेंट होता है कोएंजाइम पे, और उसका कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट जो कि विटामिन B1 है और मैग्नीशियम आयन, इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर इन दोनों की कमी होगी तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम भी सही तरह से एक्ट नहीं करेगा और HMP शंट को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमने देख लिया, अब हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। HMP पाथवे को हम जो है वो मल्टी फंक्शनल पाथवे कहते हैं, क्योंकि इस पाथवे के जो डिफरेंट इंटर कन्वर्टेबल कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में जाके डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं वो है पेंटोजेस और NADPH जो कि HMP शंट में प्रोड्यूस होता है। पेंटोजेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटोज शुगर है राइबोस 5-फॉस्फेट, और राइबोस 5-फॉस्फेट और इसके डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फॉर द साइंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जैसे RNA और DNA। सिर्फ HMP शंट ही वो पाथवे है जिसके ज़रिए से जो है वो हमारे पास राइबोस शुगर मिलती है जो कि RNA में जो है वो यूटिलाइज़ होती है। नेक्स्ट पेंटोज जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है जैसे ATP, NAD, FAD एंड कोएंजाइम A। NADPH भी प्रोड्यूस होता है HMP शंट में, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिडक्टिव बायोसाइंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टीरॉइड्स में, इसी वजह से ये ज़्यादा एक्टिव होता है एडिपोज टिश्यू में और लीवर में। और NADPH जो है वो अमाइनो एसिड की साइंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, और जो है ये इन्वॉल्व करता है एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसके ज़रिए जो है वो साइंथेसिस करता है अमाइनो एसिड की। NADPH जो है वो रिक्वायर्ड होता है फेगोसाइटोसिस के लिए भी। फेगोसाइटोसिस वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो है वो हम इंगल्फ करते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स को, सेल इंगल्फ करते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स को, तो उसके लिए भी जो है वो NADPH की ज़रूरत होती है। माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो लिवर में होता है
वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग्स की और फॉरेन कंपाउंड्स की, और वो भी NADPH को इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन करके जो है वो ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है और NADPH को यूटिलाइज़ करता है। NADPH रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 के लिए भी, क्योंकि जो H2O2 है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकली हार्मफुल होता है सेल्स के लिए। तो NADPH क्या करता है, इसको जो है वो ये जो हार्मफुल कंपाउंड है इसको एक्युमुलेट नहीं होने देता। एक कंपाउंड है ग्लूटाथायोन, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। ये ग्लूटाथायोन मिलता है H2O2 के साथ और पर ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। यानी जो रिड्यूस्ड फॉर्म थी ग्लूटाथायोन की वो कन्वर्ट हो गई ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और उसने क्या किया, H2O2 को जो कि हार्मफुल थी उसको जो है वो हार्मफुल से कन्वर्ट कर दिया वाटर में। तो ये जो ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस हुआ है, ये ग्लूटाथायोन जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। इसको वापस रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए NADPH ज़रूरत होती है, उसकी NADPH की ज़रूरत होती है, और ये जो मैकेनिज़्म है इसको कन्वर्ट करने के लिए रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। जो ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म है वो और भी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, तो इसको वापस रीगेन करने के लिए NADPH का बहुत ज़्यादा रोल है। यही वजह है कि NADH जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन भी कराती है और इसको भी वापस प्रोड्यूस कराती है। एरिथ्रोसाइट्स में जो है वो सिर्फ HMP शंट ही है जो कि NADPH प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो एरिथ्रोसाइट्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं होती तो फिर जो है वो वहाँ पे TCA साइकिल भी नहीं होती, और TCA साइकिल में NADPH वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होते। और जो ग्लाइकोलिसिस में NADPH प्रोड्यूस होता है वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज़ हो जाता है। तो NADPH जो है सिर्फ HMP शंट ही है जिसके ज़रिए एरिथ्रोसाइट NADPH प्रोड्यूस करते हैं। और जो ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म है वो ज़रूरी होती है RBCs की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए। तो NADPH वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में करके ये जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस का जो फंक्शन RBC की इंटेग्रिटी मेंटेन करना है ये भी करवाता है। नेक्स्ट है NADPH नेसेसरी है ताकि जो फेरस जो हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के पास जो फेरस होता है उसको उसी फॉर्म में रखने के लिए। अगर जो है NADPH नहीं होगा तो ये जो फेरस ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, और अगर ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया तो ये मेट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो मेट हीमोग्लोबिन को बनने को प्रिवेंट करता है NADPH। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए कि वो डेफिशिएंसी उसकी ना हो। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो इनहेरिटेड सेक्स लिंक ट्रेट है जो कि तमाम सेल्स में होता है, लेकिन RBCs में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि RBCs के अंदर जो है वो NADPH ही सिर्फ HMP शंट से प्रोड्यूस होता है। तो अगर HMP शंट सही तरह से काम नहीं करेगा, ये वाला एंजाइम नहीं होगा HMP शंट का, तो HMP शंट सही तरह से नहीं होगा, NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर NADPH नहीं प्रोड्यूस होगा रेड ब्लड सेल्स में तो ऑक्यूमुलेशन हो जाएगी मेट हीमोग्लोबिन की और डिफरेंट पेरोक्साइड्स की, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो सकती है RBCs की। सिम्टम्स वैसे तो अपीयर नहीं होते, लेकिन अगर हम ऐसी ड्रग्स लें, ऑक्सीडेंट ड्रग्स लें जैसे प्रीमाक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें या कोई इन्फेक्शन से हमारे एक्सपोजर हो तो फिर जो है ये इसके होने के चांसेस होते हैं कि हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाए। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और जो मलेरियल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं HMP शंट पे और जो है वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन पे। तो अगर जो है वो हमारे पास HMP शंट और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन होगा तभी जो है वो पैरासाइट्स मलेरिया के सही तरह से ऑप्टिमम उनकी ग्रोथ होगी, सही तरह से वो ग्रो कर सकेंगे। अगर जो है वो GDP की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर वो मतलब पहले से ही डेफिशिएंट है तो वो किस तरह से पैरासाइट्स को प्रोवाइड करेगा NADPH। तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो बेनिफिशियल होती है कि जो है वो मलेरिया ना हो, उसकी डेफिशिएंसी प्रोटेक्ट करती है, रेजिस्ट करती है मलेरिया होने से,
क्योंकि जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं उनको भी चाहिए HMP शंट, और ऑलरेडी पहले से ही अगर HMP शंट की डेफिशिएंसी, HMP शंट सही से नहीं हो रहा तो मलेरिया भी नहीं होगा, उसके जो पैरासाइट्स होंगे वो सही तरह से ग्रो नहीं कर सकेंगे और मलेरिया नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएटेड है विद HMP शंट। इसमें ये होता है कि जो ट्रांस कीटोलेज एंजाइम है वो डिपेंड करता है, उसका कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट। अगर ट्रांस कीटोलेज की अल्ट्रेशन हो जाएगी तो सही तरह से वो बाइंड नहीं कर सकेगा थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ, और अगर वो अपने कोएंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांस कीटोलेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और HMP शंट सही तरह से नहीं होगा, NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके सिम्टम्स हैं मेंटल डिसऑर्डर, लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल पैरालिसिस। और ऐसे बंदे जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनकी जो डाइट है वो विटामिन डेफिशिएंट है तो उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।